को हम लोग यूज करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, आइए। प्रीवियस क्लास में भी हम लोग ऑपरेटर स्टार्ट कर चुके थे। ध्यान दो, ऑपरेटर क्या होता है। एक लाइन में ऑपरेटर को कह सकते हो, ऑपरेटर इज ए स्पेशल सिंबल दैट परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेटर इज ए स्पेशल सिंबल दैट परफॉर्म्स, ठीक है, दैट परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेटर एक प्रकार का स्पेशल कैरेक्टर होता है जो ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। जैसे 10+20, तो आप जानते हो कि 10+20 है, तो 10 और 20 को हम लोग ऑपरेंड्स बोलेंगे और प्लस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटर बोलेंगे। ऑपरेटर। ठीक है। अब सी प्रोग्रामिंग में इतने ऑपरेटर्स होते हैं। ये सारे ऑपरेटर्स सी प्लस प्लस में भी यूज होता है। कुछ ऐसा ऑपरेटर्स है इसमें का, कुछ ऐसा ऑपरेटर है जो जावा सपोर्ट नहीं करता है। बाकी सारा ऑपरेटर्स जावा में भी अवेलेबल है। फर्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड है रिलेशनल ऑपरेटर जिसको कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, थर्ड है तुम्हारा लॉजिकल ऑपरेटर, फिर है असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटर नहीं है, मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पे मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट। यहाँ पे मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट छूटा हुआ है, ये है मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर है यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर है यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर है यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर, फिर है यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर, यहाँ है बिटवाइज ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर के भी नाम से जानते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, दिस ऑपरेटर परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशन एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ईटीसी। इसी को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। एक तरफ ऑपरेटर है, ठीक है, एक तरफ ऑपरेटर है, एक तरफ मीनिंग है। एक तरफ ऑपरेटर है, एक तरफ मीनिंग है, ठीक है। प्लस, प्लस को हम लोग कहते हैं यहाँ पे एडिशन, माइनस को हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन को हम लोग स्टार को कहते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, राइट। ठीक है। और ये डिवीजन, डिवीजन है, मॉडुलो डिवीजन को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, या मॉडुलो डिवीजन कहा जाता है परसेंट साइन को, राइट। यही 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर है। और यहाँ पर नीचे आ जाओ, यहाँ पर एग्जाम्पल है, ठीक है। 10 × 5 क्या होगा, 50, तुम जानते हो। 10/4, जब दोनों ऑपरेंड इंटीजर टाइप का हो तो रिजल्ट भी हमारा इंटीजर टाइप का होता है। 10/4 है तो 2 होगा। और दोनों ऑपरेंड में से कोई भी एक रियल टाइप का होगा तो रिजल्ट भी रियल टाइप का होगा। जैसे 10.0 है तो 10.0/4 तो 2.5 होगा, या फर्स्ट ऑपरेंड हो या सेकेंड ऑपरेंड हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2.5 होगा। अब थोड़ा सा पॉइंट मॉडुलो डिवीजन से रिलेटेड पूछना है, जो प्रीवियस क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था। मॉडुलो डिवीजन का क्या रूल होता है, रिमाइंडर का क्या रूल होता है, राइट। ठीक है। 10 mod 4 2 होगा, 4 mod 10 4 होगा। मैंने क्या बोला था याद करो, जब फर्स्ट ऑपरेंड का वैल्यू सेकेंड ऑपरेंड से कम हो तो रिजल्ट हमेशा फर्स्ट ऑपरेंड का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। कोई भी आपसे पूछ सकता है 1000 mod 5000, तो 1000 होगा। और मैंने बोला था कि रिमाइंडर का साइन किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑपरेंड के साइन पे डिपेंड करता है, ठीक है। रिमाइंडर का साइन किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑपरेंड के साइन पे डिपेंड करता है। अगर रिमाइंडर का साइन, अगर फर्स्ट ऑपरेंड का साइन पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। अगर फर्स्ट ऑपरेंड का साइन निगेटिव है
तो रिजल्ट भी निगेटिव होगा, राइट। -10 mod 4, तो 10 mod 4, 4 से 10 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, लेकिन फर्स्ट ऑपरेंड का साइन क्या है, माइनस, तो -2 होगा। 10 -10 mod -4, तो 10 mod 4, 4 से 10 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन फर्स्ट ऑपरेंड का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस होगा। सेकेंड ऑपरेंड के साइन से कुछ लेना देना नहीं है, इन केस ऑफ रिमाइंडर ओनली। 10 mod -4, तो 4 से 10 को डिवाइड करोगे तो 2 होगा, तो लेकिन फर्स्ट ऑपरेंड का साइन क्या है, निगेटिव, पॉजिटिव है, तो रिजल्ट भी तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव है। और एक चीज और मैंने बताया था, 10.0 मोड 4.0, ठीक है। तुम जानते हो यहाँ पर सी एंड सी प्लस प्लस में एरर जनरेट होगा, रियल टाइप ऑपरेंड्स कैन नॉट बी यूज्ड विथ मोडुलो डिवीजन, ठीक है। रियल टाइप का ऑपरेंड मोडुलो डिवीजन के साथ सी एंड सी प्लस प्लस में यूज नहीं होगा, जावा में यूज होगा। तो जावा सपोर्ट करता है, जावा में इसका रिमाइंडर क्या आएगा, जावा में इसका रिमाइंडर आएगा 2.0, राइट। 2 हाँ 2.0 आएगा, ठीक है। नोट, नोट्स में अर्थमेटिक ऑपरेटर के रिगार्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड इज लेस देन द सेकेंड ऑपरेंड, द रिमाइंडर इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड। मैंने क्या बोला था कि अगर फर्स्ट ऑपरेंड का वैल्यू सेकेंड ऑपरेंड से कम हो तो रिजल्ट हमेशा फर्स्ट ऑपरेंड होता है, राइट। सेकेंड पॉइंट, द साइन ऑफ रिमाइंडर डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड। रिमाइंडर का साइन किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑपरेंड के साइन पे डिपेंड करता है, राइट। रियल टाइप ऑपरेंड कैन नॉट बी यूज विथ मोडुलो डिवीजन, रियल टाइप ऑपरेंड मोडुलो डिवीजन के साथ यूज नहीं होता है। ये भी कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर में भी सभी को क्लियर होगा। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में किसी को प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए, अब है सेकेंड रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, रिलेशनल ऑपरेटर को हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर को हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसको कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। दो वैल्यू में कंपैरिजन होता है, राइट। और दो वैल्यू में कंपैरिजन कहने का मतलब दो वैल्यू को तुम रिलेट करते हो, दो वैल्यू को रिलेट करते हो, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। और जब दो वैल्यू आपस में कंपेयर होगा तो क्लियर है कि कंडीशन क्रिएट होगा। जब दो वैल्यू आपस में कंपेयर होगा तो क्लियर है कि कंडीशन क्रिएट होगा। और जब कंडीशन क्रिएट होगा तो ये क्लियर है कि कंडीशन ट्रू होगा या कंडीशन फॉल्स होगा, राइट। कंडीशन ट्रू होगा या कंडीशन फॉल्स होगा। तो तुम कह सकते हो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिलेशनल ऑपरेटर बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। बुलियन टाइप का वैल्यू कहने का मतलब ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं बता देना चाहता हूं कि सी एंड सी प्लस प्लस में बुलियन वैल्यू 0 और 1 होता है। 1 इंडिकेट करता है ट्रू को और 0 इंडिकेट करता है फॉल्स को। पढ़ो, वही चीज लिखा हुआ है, दिस ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर बिटवीन टू वैल्यूज, इट रिटर्न्स बुलियन वैल्यू एज 0 और 1, ठीक है। देखो तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का साइन क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन और इक्वल टू, और यहाँ पे डबल इक्वल टू, राइट। इसी ऑपरेटर को यूज करके हम लोग दो वैल्यू में आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, ठीक है, ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल तो है। इक्वल टू व्हाट, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू कहने का मतलब क्या, 1, कंडीशन तुम्हारा ट्रू है, ठीक है। 30 नॉट इक्वल टू 30, इक्वल टू व्हाट, क्या रिटर्न करेगा, 30 और 30 आपस में तो इक्वल है और साइन है नॉट इक्वल का,
तो कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, तो क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। 40 लेस देन 30, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स है, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा, राइट। तो रिलेशनल ऑपरेटर का यही रोल होता है। अब प्रश्न उठता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर ध्यान दो क्या होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या होता है। अगर आपके पास मोर देन वन कंडीशन होगा, अगर आपके पास मोर देन वन कंडीशन होगा, अगर उस कंडीशन को कंबाइन करना चाहते हो, ठीक है, प्रोग्रामिंग में मोर देन वन कंडीशन को एक साथ कंबाइन करना चाहते हो, तो वो काम तुम लॉजिकल ऑपरेटर से करोगे, राइट। तो लॉजिकल ऑपरेटर भी क्या करता है, बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। पढ़ो, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन मोर देन वन कंडीशन, इट आल्सो रिटर्न्स बुलियन वैल्यू। लॉजिकल ऑपरेटर भी बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, तीन तरह का लॉजिकल ऑपरेटर होता है। एक को बोलते हैं डबल एम्परसेंड, को क्या बोलते हैं, लॉजिकल एंड। ये डबल पाइपलाइन है, ये डबल पाइपलाइन या इस तरह से लाइन रहता है, इसको बोलते हैं लॉजिकल और इस साइन ऑफ एक्सक्लामेशन को बोलते हैं लॉजिकल नोट, ठीक है। ये है हमारा डबल एम्परसेंड, राइट, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड, ठीक है। क्यू बेसिक में याद करो, क्यू बेसिक में आप वर्ड में लिखते थे AND और का OR लिखते थे और नोट लिखते थे, अगर क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग आप लोग पढ़े होंगे तो। लेकिन C++, जावा, C#.NET में लॉजिकल एंड को डबल एम्परसेंड से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल लाइन से, डबल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिकल और को, और लॉजिकल नोट को साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब प्रश्न ये उठता है कि लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नोट ट्रू कब रिटर्न करता है, फॉल्स कब रिटर्न करता है, राइट, ठीक है। कोई बता सकता है लॉजिकल एंड ट्रू कब रिटर्न कर सकता है, या क्यू बेसिक में ही पढ़े हो, हैंड रेज करो, कौन बताएंगे लॉजिकल एंड ट्रू कब रिटर्न करता है। कोई बता सकता है, हाँ बताओ, युक्ता। सर, 1 हमें रिटर्न करता है, ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। क्या, फिर से एक बार रिपीट करो। सर अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब हमें ट्रू रिटर्न करता है वैल्यू, एंड में, लॉजिकल एंड में। तो ही क्यों, अगर तीन तीन कंडीशन होगा तो। सर मतलब सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी ट्रू। वेरी गुड। जब सारे ये नहीं बोलेंगे कि दो कंडीशन, जब जितने भी कंडीशन कंबाइन किए जाएंगे सर लॉजिकल एंड के थ्रू, अगर सारा कंडीशन यस सर, ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, राइट, ठीक है। यस अगर सर। उनमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो गया, अगर उनमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इसमें कोई बता सकता है लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट कब होता है, लॉजिकल एंड में शॉर्ट सर्किट कब लगता है, लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट क्या होता है। नहीं, देखो, लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि लॉजिकल एंड ट्रू कब रिटर्न करता है, जो मैंने बताया भी। इट मीन्स ट्रू इफ ऑल कंबाइंड कंडीशंस आर ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट ध्यान दो कब होता है, अगर तुम चार कंडीशन को कंबाइन किए हो, ये तो राइट है कि चारों कंडीशन ट्रू होने पे ही ट्रू रिटर्न करेगा। अगर कंडीशन, चार कंडीशन कंबाइन किए हो, अगर तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या अब नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा, नहीं होगा। जहां पे लॉजिकल एंड में कंडीशन फॉल्स हो जाता है उसके बाद का कंडीशन चेक नहीं होता है,
इसी को कहा जाता है लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट। 4 कंडीशन कंबाइन किए हो और दूसरा कंडीशन फॉल्स हो गया तो तीसरा कंडीशन चेक नहीं होगा, क्योंकि वहीं पे रिजल्ट पता चल गया कि अब ये कभी ट्रू नहीं होगा, अब ये एनी हाउ क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी को कहते हैं हम लोग लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दो, 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फर्स्ट कंडीशन ए है लॉजिकल एंड, 4 नॉट इक्वल टू 6 लॉजिकल एंड, 5 ग्रेटर देन 3, ठीक है, लॉजिकल एंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 कंडीशन कंबाइन किया गया है, 30 ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, राइट, ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल है। 4 नॉट इक्वल टू 6, कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, 4 6 के बराबर नहीं है। लॉजिकल एंड 5 ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन, तीनों कंडीशन ट्रू है, राइट, तो ट्रू रिटर्न किया। अब सेकेंड आ जाओ, 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ठीक है। अब ये फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गया, क्या अब आगे का कंडीशन चेक होगा? नहीं, तो यही कहलाएगा तुम्हारा लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट, और ये क्या रिटर्न किया? फॉल्स रिटर्न किया। अब है लॉजिकल और, लॉजिकल और में आ जाओ, इट रिटर्न्स ट्रू इफ एनी कंबाइंड कंडीशन इज ट्रू अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। लॉजिकल और कहता है कि जितने भी कंडीशन कंबाइन किए गए हैं, ठीक है, ये इस ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब सभी कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए। एटलीस्ट कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगा तो लॉजिकल और ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। अदरवाइज कहने का मतलब जब सारा कंडीशन फॉल्स होगा तभी वो फॉल्स रिटर्न करेगा। लॉजिकल और ट्रू तभी रिटर्न करता है इफ एनी कंबाइंड कंडीशन इज ट्रू अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स, यानी सारा कंडीशन फॉल्स होने के बाद फॉल्स रिटर्न करता है। अब कोई बता सकता है कि इसमें लॉजिकल और शॉर्ट सर्किट कब होगा? कौन बताएंगे? इसमें लॉजिकल और शॉर्ट सर्किट कब होगा? लॉजिकल एंड के ही आधार पे बताओ, लॉजिकल और में शॉर्ट सर्किट कब लगेगा? कंडीशन ही अगर ट्रू हो जाएगा तो ट्रू हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चेक नहीं करेंगे। हाँ, वेरी गुड। जब आपका जितने भी कंडीशन कंबाइन किया गया है, ठीक है, जहां पे कंडीशन ट्रू हो जाएगा उसके आगे कंडीशन चेक नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल और शॉर्ट सर्किट, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल और शॉर्ट सर्किट, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे इसी को कहते हैं लॉजिकल और शॉर्ट सर्किट। अब आगे आ जाओ, लॉजिकल नोट, ठीक है, लॉजिकल नोट किसको कहते हैं? इट रिटर्न्स ट्रू इफ, इट रिटर्न्स ट्रू इफ कंडीशन इज फॉल्स, इट रिटर्न्स फॉल्स इफ कंडीशन इज ट्रू। लॉजिकल नोट जस्ट ऑपोजिट काम करता है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो फॉल्स रिटर्न फॉल्स। करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा, जस्ट ऑपोजिट होता है। देखो कैसे यूज किया गया है, 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, तो सबसे पहले इस कंडीशन को सोचो कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। कंडीशन ट्रू है तो ट्रू का नोट क्या होगा? फॉल्स होगा, फॉल्स आया। फिर दो कंडीशन को कंबाइन किया गया है लॉजिकल एंड के द्वारा, 30 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, लॉजिकल एंड 4 नॉट इक्वल टू 6, ठीक है, 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड 4 नॉट इक्वल टू 6। अब यहाँ पे दो कंडीशन कंबाइन किया गया है, ठीक है। अब दो कंडीशन कंबाइन किया है लॉजिकल एंड के द्वारा, तो सबसे पहले ये से सोचो कि कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है, राइट। तो 30 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, 4 नॉट इक्वल टू 6, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, और ट्रू का नोट क्या होगा? फॉल्स, फॉल्स। फिर यहाँ पे 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, लॉजिकल और है 5 इक्वल टू 5, लॉजिकल और है 6 ग्रेटर देन 7, तो फर्स्ट कंडीशन से कंडीशन चेक करो, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकेंड कंडीशन ट्रू हो गया, आगे का कंडीशन चेक नहीं होगा,
ट्रू रिटर्न करेगा और ट्रू का नोट क्या होगा, फॉल्स, तो फॉल्स रिटर्न किया, राइट। ये था तुम्हारा लॉजिकल ऑपरेटर, ये था आपका लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, किसी वेरिएबल में अगर वैल्यू को तुम असाइन करना चाहते हो तो उसको कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू इन वेरिएबल। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू इन वेरिएबल। वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, राइट। एग्जाम्पल ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 10.6। ए में देखो 10 स्टोर हो रहा है, असाइन हो रहा है, बी में 10.6 असाइन हो रहा है। तो वेरिएबल में वैल्यू जो असाइन होता है यही असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू होता है, राइट। नेक्स्ट है तुम्हारा मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर। मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर कब यूज करते हैं, जब सेम वैल्यू को मोर देन वन वेरिएबल में तुम स्टोर करना चाहते हो। जब सेम वैल्यू को मोर देन वन वेरिएबल में यूज करना चाहते हो तो वहां पे मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। दिस ऑपरेटर इज यूज टू असाइन द सेम वैल्यू इन मल्टीपल वेरिएबल्स। दिस ऑपरेटर इज यूज टू असाइन द सेम वैल्यू इन मल्टीपल वेरिएबल्स, राइट। अगर सेम वैल्यू को मोर देन वन वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो तो वहां पे मल्टीपल असाइनमेंट यूज होता है, राइट। तो a इक्वल टू 20 है, b इक्वल टू 20 है, c इक्वल टू 20 है, d इक्वल टू 20 है। ये चार वैल्यू तुम देख रहे हो ए बी सी डी में, राइट। ए बी सी डी में तुम चार वैल्यू देख रहे हो, ठीक है। चारों वैल्यू को तुम ए बी सी डी में रखे हो, सेम वैल्यू है। इसको एक तरीका से क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो देखो और करके, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 20। यानी ये चार लाइन का स्टेटमेंट एक ही लाइन में बन गया। ए में भी 20 चला गया, बी में भी 20 चला गया, सी में भी 20 चला गया, डी में भी 20 चला गया, राइट। यहाँ पर देखो यही मल्टीपल असाइनमेंट है, मोर देन वन टाइम्स असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया गया है, राइट। अब यहाँ पे तुम्हारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहने का मतलब सम ऑपरेटर्स that are used with operator called compound assignment operator, ठीक है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। सम ऑपरेटर्स that are used with operator called compound assignment operator। वैसा ऑपरेटर, वैसा ऑपरेटर, ठीक है, जो किसी अदर ऑपरेटर के साथ यूज होता है। वैसा ऑपरेटर जो किसी अदर ऑपरेटर के साथ यूज होता है। अदर क्या मतलब, कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, जो जैसे इक्वल टू, जो असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर असाइनमेंट ऑपरेटर किसी अदर ऑपरेटर के साथ यूज होता है तो वहां पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और इसको दूसरा नाम से शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो दो ही ऑपरेटर के साथ यूज होता है, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ यूज होता है, और आगे पढ़ोगे बिटवाइज ऑपरेटर, एक बिटवाइज ऑपरेटर के साथ यूज होता है, राइट। तो यहाँ पर a इक्वल टू ए प्लस 10, ए इक्वल टू ए प्लस 10, तो यहाँ पर a प्लस इक्वल टू क्या हो गया, 10। कहने का मतलब कि a प्लस इक्वल टू 10 को मैं थोड़ा सा एनोटेशन यूज करना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पर ए प्लस इक्वल टू जो देख रहे हो तुम, ए प्लस इक्वल टू 10, तो प्लस इक्वल टू यहाँ पर क्या है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट। ये तुम्हारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। ए इक्वल टू ए प्लस 10 को तुम एज ए शॉर्टकट कैसे लिख सकते हो, ए प्लस इक्वल टू 10, राइट। ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 20, इसको तुम लिख सकते हो ए मल्टीप्लाई इक्वल टू, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। में भी आप समझ गए होंगे, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। अब यहाँ पे आओ आगे, क्लियर ऑल ड्राइंग्स।
अब है यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ध्यान दो। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर नाम ये क्या करता है, ठीक है, इसका साइन होता है डबल प्लस। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को 1 से हम लोग इंक्रीज करते हैं, राइट, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस। साइन ऑफ ऑपरेटर यहाँ पर लिखा हुआ है दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, किसी वेरिएबल के वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है, राइट, ठीक है। इसका साइन होता है डबल प्लस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एक होता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, ठीक है, और एक होता है पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट, राइट। ध्यान से समझना, यहाँ पे कंसेप्चुअल है। दो तरह का इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, एक प्रीफिक्स होता है और एक पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट होता है, राइट। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है। प्रीफिक्स मतलब पहले और पोस्टफिक्स मतलब बाद में। जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेंड के पहले यूज होता है तो उसको प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब ऑपरेंड के पहले यूज होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रीफिक्स। देखो तो ए हमारा ऑपरेंड है, पहले यूज हुआ है प्लस प्लस, प्लस प्लस ए, तो यहाँ ऑपरेंड के पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया गया है, इसलिए इसको तुम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहोगे, राइट। प्लस प्लस सी, सी के पहले यूज किया गया है तो यहाँ पे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाएगा। प्लस प्लस डी, तो डी के पहले यूज किया गया है तो यहाँ पे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाएगा, राइट। और पोस्टफिक्स कहने का मतलब क्या, बाद में। इन दिस केस ऑपरेटर इज यूज्ड आफ्टर ऑपरेंड। आफ्टर ऑपरेंड के बाद में यूज होता है ए प्लस प्लस, बी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, ठीक है। ए प्लस प्लस, बी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, यानी ऑपरेंड के बाद में यूज किया गया है, राइट। यहाँ पर भी, लेकिन अब दोनों तो इंक्रीमेंट ही ऑपरेटर है। अब प्रश्न ये उठता है, दोनों तो 1 से ही वैल्यू को इंक्रीज करेगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम ही होता है किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना, किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना, 1 से इंक्रीज करना, राइट, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों में क्या होता है, डिफरेंस। इवैल्यूएशन में डिफरेंस होता है, राइट। किस में डिफरेंस होगा, इवैल्यूएशन में, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है प्रीफिक्स कब इंक्रीज करता है और पोस्टफिक्स कब इंक्रीज करता है। प्रीफिक्स कब इंक्रीज करता है और पोस्टफिक्स कब इंक्रीज करता है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब मैं इसका इवैल्यूएशन बताता हूँ। इवैल्यूएशन में ध्यान रखना ये चीज, ठीक है, कि प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, पहले। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जहां पे यूज होता है वहीं पे वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। प्रीफिक्स जहां पे यूज होता है, मेरे बात को ध्यान देना, इवैल्यूएशन बता रहा हूं, जहां पे यूज होता है वहीं पे वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। प्लस प्लस ए, ठीक है, तो यहीं पे वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, राइट। और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट क्या कहता है कि जहां पे यूज होता है पोस्टफिक्स वहां पे वैल्यू इंक्रीज नहीं करता है, राइट। लेकिन नेक्स्ट टाइम ये जहां यूज होगा वहां पे वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। पोस्टफिक्स कहने का मतलब कि बाद में वैल्यू इंक्रीज करता है, और प्रीफिक्स जहां पे यूज होता है वहीं पे वैल्यू इंक्रीज करता है। अब मैं इसका इवैल्यूएशन बताना चाहूंगा। देखो यहाँ पर इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन को समझने का कोशिश करो, राइट। इवैल्यूएशन ऑफ प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। तो यहाँ पे मैं यूज करना चाहूंगा, देखो यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, राइट।
फर्स्ट ए इक्वल टू 10, यहाँ प्रीफिक्स है, यहाँ पे क्या है पोस्टफिक्स, ध्यान से समझना। ए इक्वल टू 10 है, राइट, प्लस प्लस ए है यहाँ पे। तो अब तुमसे पूछा जाएगा ए इक्वल टू व्हाट। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ है, ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया था, उसके बाद आंसर लिखा हुआ है। तुम यहाँ पर देखो, ठीक है। मैं एक नोटपैड खोलता हूँ, राइट, ठीक है। अब मैं एनोटेशन यूज करता हूँ यहाँ पे, एनोटेशन। अब यहाँ पे तुम प्रीफिक्स मान लो, ये प्रीफिक्स है, राइट, ये क्या है, प्रीफिक्स है, ओके। और यहाँ पे पोस्टफिक्स है, पोस्टफिक्स, राइट। मैंने यहाँ पर लिखा है ए इक्वल टू 10, राइट। और मैंने यहाँ पे आपको बोला कि इसके साथ क्या यूज हुआ है, प्रीफिक्स यूज हुआ है, राइट। तो पूछा जा रहा है आपसे ये इक्वल टू व्हाट, ये इक्वल टू व्हाट, राइट। तो ए का वैल्यू 10 है, यहाँ पे प्रीफिक्स है। मैंने क्या बोला था, मैंने आपको बोल के रखा था कि प्रीफिक्स जहाँ पे यूज होता है वहीं पे वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर 1 से वैल्यू को इंक्रीज करता है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा सर। वेरी गुड, यहाँ पर ए का वैल्यू 11 हो जाएगा। और ए को जब तुम प्रिंट कराओगे तो 11 ही प्रिंट करेगा। ये फर्स्ट केस है, ये हमारा फर्स्ट केस है, राइट। अब उसी तरह से सेकेंड केस में चलो, यहाँ पे फर्स्ट केस में पोस्टफिक्स के साथ चलो। ये इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पे मान लो कि 10 है, राइट, ठीक है। और यहाँ पर ए प्लस प्लस है, 9 हो जाएगा सर। 9 हो जाएगा, घट जाएगा जी, 10 होगा सर। 10 सर। 10 होगा सर। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे सामने है। मैंने क्या बोला, पोस्टफिक्स में क्या बोला था कि जहाँ पे वैल्यू इंक्रीज करता है, जहाँ पे पोस्टफिक्स होता है वहाँ पे वैल्यू इंक्रीज नहीं करता है, बाद में इंक्रीज करता है। इंक्रीज तो होगा ही, तो यहाँ पर जहाँ पे यूज किया गया है यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगा, तो यहाँ पर ए का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 ही रहेगा, राइट। पोस्टफिक्स कहता है कि जहाँ मुझे यूज किया जाएगा मैं वहाँ इंक्रीज नहीं करूँगा, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम जहाँ मुझे यूज किया जाएगा, यहाँ पर ए को तुम प्रिंट करा रहे हो ना यहाँ पर, तो इसका इंक्रीमेंट यहाँ पे होगा नेक्स्ट टाइम। तो ए का इंक्रीमेंट यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या आएगा, 11 आएगा, राइट, ठीक है। अंतर देखो तुम, जहाँ यूज होता है इसको समझने का कोशिश करो। ये यहीं पे यूज हुआ, तो प्रीफिक्स क्या कहता है, जहाँ पे यूज किया जाएगा वहीं पे हम इंक्रीज कर जाएंगे, इसलिए इसका 11 हुआ यहाँ पर। और ए प्लस प्लस यहाँ पे पोस्टफिक्स है, तो जहाँ यूज किया जाएगा पोस्टफिक्स वहाँ पे वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर आउटपुट क्या रहेगा, 10। पोस्टफिक्स का इंक्रीमेंट क्या होता है, नेक्स्ट टाइम ए यहाँ पर तुम यूज कर रहे हो तो ए का आउटपुट इंक्रीज होकर प्रिंट करेगा। अभी तो तुमको अंतर नहीं पता चल रहा है, अभी तुम कह सकते हो कि सर दोनों केस में ए का आउटपुट 11 भी आया, 11 आया, लेकिन अब जो सेवरल केसेज यूज होगा, यहाँ पे जो सेवरल केसेज यूज होगा, जैसे सपोज जो मैं नेक्स्ट क्लास में अब आपको बताऊंगा, ये तो अभी फर्स्ट केस देखे हो, ये सेकेंड केस है, थर्ड केस है, और फिर मैं आपको बनाने के लिए दूंगा, फिर मैं आपको बोलूंगा
कि ए का आउटपुट देखो, ऐसा प्रैक्टिस किया हुआ है ना, ठीक है। और आपको इसमें अगर अच्छा से आप नहीं समझेंगे तो आपका कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। क्लास में रेगुलर थैंक यू सर। क्लास में रेगुलर ज्वाइन करो सभी लोग, ठीक है, कोई लेट मत रखिए, ठीक है, टाइम से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Bye, sir.